जादुई करेला। जमशेदपुर गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। किशोर दिन रात मेहनत करता, तब जाकर कुछ पैसे सेठ का उधार चुकाने के लिए जमा कर पाता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दूसरी तरफ सूत का धंधा करने वाला राम प्रकाश आज बहुत अमीर बन गया। गरीब और असहाय लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनसे बहुत धन कमाता था। बस इतना ही नहीं, ब्याज न चुकाने के कारण वो लोगों को अपना घर उसको बेचने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन किशोर राम प्रकाश के पास जाता है। सेठ जी, मेरा हिसाब हुआ। आ गए तुम मांगने हिसाब। पहले मैं जरा ये कागजात तो देख लूं। सेठ अपना हिसाब किताब के कागजात को देखने लगता है। अच्छा सुन, मैंने सब देख लिया है। 5 साल पहले तुमने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे, याद है क्या या सब भूल गया? हाँ सेठ जी, मैंने लिए थे, मुझे सब याद है। और उसमें से मैंने 3,000 आपको लौटा भी दिए हैं। अरे कहाँ पैसे दे दिए? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अभी तक तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। नहीं सेठ जी, मैंने तो 3 बार 1-1 हजार करके आपको पैसे दे दिए थे। अरे अगर दिए होते तो इन कागजात में मैंने लिखा होता ना। देखो, इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? मैंने अपना कारोबार लिखा पढ़ी से करता हूँ, ऐसे मुंह से नहीं, जहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हो कि तुमने पैसे दिए हो। सेठ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हो। अरे क्या अपनी तरह पागल समझा है क्या? मैं कुछ नहीं भूलता, साथ के साथ सब लिखता हूँ, समझा? पूरे 5 साल में पूरे सूद समेत तुम्हारे 12,000 रुपए हो गए हैं, और वो मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा घर बार सब ले लूंगा, समझा तू? ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैं इतने पैसे 1 हफ्ते में कहाँ से लाऊंगा? अब यहाँ खड़ा होकर मेरा दिमाग खराब मत कर, जल्दी जा और मेरे पैसों का इंतजाम कर। किशोर बहुत दुखी हो जाता है। वो बस अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहा था, जिससे वो सेठ के सारे पैसे चुका पाए। 1 हफ्ते के बाद सेठ और उसके आदमी किशोर के घर से सामान बाहर उठाकर फेंक रहे थे। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे चलो चलो जल्दी करो, मुझे आज ही इस घर पर कब्जा चाहिए। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम पर रहम कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? अरे वो मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हें पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। गांव वाले भी वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। देखो कैसे किशोर को बेवकूफ बनाकर उसका घर और उसकी जमीन सब लूट लिया। हाँ, ऐसे ही तो ये राम प्रकाश गरीब लोगों को लूट लूट कर अमीर बना है। क्या बताऊं, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मेरी जमीन मुझसे छीन ली। तो क्या इसको कभी इसकी सजा नहीं मिलेगी? क्या ये हमेशा गरीब लोगों को लूटता रहेगा? अरे ये तुम सब क्या खुसर पुसर कर रहे हो? तुम सबने भी जितने भी मुझसे पैसे उधार लिए हैं, सब जल्दी चुका दो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। और तुम दोनों भी जल्दी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। इधर किशोर और सीमा अपनी जरूरत का सामान उठाकर गांव से निकल जाते हैं और चलते चलते जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। शाम का समय हो गया था और चारों ओर अंधेरा होने वाला था। सुनो जी, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल का रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा, कब से चले जा रहे हैं? अब तो अंधेरा भी हो रहा है, ऊपर से ठंड का भी समय है। हाँ सीमा, बस कोई सुरक्षित जगह देखकर हम रुक जाएंगे। कुछ देर के बाद चलने पर मुझे लगता है हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। देखो सामने सूखा पेड़ भी है, यहीं आग जलाकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। वो दोनों वहीं जंगल में एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ते हैं और वहीं आग जलाकर बैठ जाते हैं। सीमा, तुमने कुछ खाने को तो रखा होगा ना?
मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ से रखती? जो खाने का सामान था वो तो उस सेठ के भूखे आदमियों ने ले लिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं। बेटा, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। उस आदमी की आवाज सुनकर किशोर और सीमा डर जाते हैं। अरे आप कौन हो और आप अचानक कहाँ से आ गए? बेटा, मैं तो भगवान का दास हूँ। आज यहाँ तो कल कहीं और। मुझे बहुत भूख लगी है, ठंड से शरीर अकड़ रहा है। कुछ खाने को दे देते तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हम तो खुद भूखे यहाँ बैठकर आग सेक रहे हैं और अपनी रात काट रहे हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर आग सेक लो। इतनी रात में आखिर आप कहाँ जाओगे? वो बूढ़ा आदमी भी उनके पास वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? किशोर सारी बात उस बाबा को बताता है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये आग सेककर मेरे शरीर में जान आ गई है। किशोर अपनी आंखें खोलता है। अरे सुबह हो गई सीमा, उठो देखो। अरे ये बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं जी, रात को कब आंख लग गई मेरी तो। किशोर और सीमा वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें सामने एक थैला दिखाई दिया। अरे ये बाबा अपना थैला यही भूल गए हैं। दोनों इधर उधर देखते हैं लेकिन वो बाबा वहाँ आसपास नहीं थे। किशोर उस थैले को खोलकर देखता है तो उसमें सोने की कुछ मोहरें थी और कुछ करेले के बीज थे। इसमें तो सोने की मोहरें और करेले के बीज है। हमें ये उस बाबा को देने होंगे। वो दोनों जंगल की दूसरी ओर निकल जाते हैं। हमें यही अपना छोटा सा घर बना लेना चाहिए। देखो सामने पानी के झरने भी हैं। सीमा और किशोर जंगल की दूसरी तरफ अपना लकड़ी का घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। क्यों ना बाबा की झोली में पड़े करेले के बीजों को बो दूं? सीमा किशोर से बिना पूछे एक बीज निकालती है और घर के पास ही जमीन में बो देती है। शाम को किशोर भी लकड़ियाँ काटकर घर आता है और दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब सीमा उठकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। सुनो जी, जल्दी उठो, जल्दी मेरे साथ बाहर चलो। किशोर सीमा के साथ बाहर जाता है तो सामने एक करेले की बेल थी जिस पर बहुत सारे करेले लगे थे। अरे ये करेले की बेल यहाँ कैसे आ गई? मैंने कल बाबा की थैली में से एक बीज निकालकर यहाँ लगाया था और देखो एक ही दिन में करेले भी आ गए। ये तो कमाल के बीज हैं जी। सीमा थोड़े से करेले तोड़ती है और उनकी सब्जी बनाने के लिए उन्हें जैसे ही काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते हैं। सुनो जी, इसमें तो सोने के बीज हैं। किशोर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो सारे सोने के बीज निकाल लेता है और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता है और उससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। सीमा ये देखो, हमें कितने सारे पैसे मिले। वो बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान का कोई रूप थे जो हमारी मदद करने आए थे। अब हम गांव में जा सकते हैं और सेठ से अपनी जमीन और घर वापस ले सकते हैं। अगली सुबह दोनों अपने गांव जाते हैं। सेठ जी, ये लो आपके 12,000 रुपए। मुझे मेरी जमीन और घर वापस चाहिए। लगता है किसी और से पैसे उधार मांग कर लाए हो। सेठ पैसे लेता है और किशोर को उसका घर और उसकी जमीन वापस दे देता है। अब किशोर अपनी जमीन में वही जादुई करेले के बीज बो देता है। जहां अगले दिन बहुत से जादुई करेले लगे थे जिसमें सोने के बीज थे। अब क्या था, किशोर उन जादुई करेले के बीजों को बाजार में ले जाकर बेचता और खूब पैसे कमाता और उसने अब गांव में अपना एक बड़ा घर भी बनवा लिया था और वो गरीब लोगों को बिना किसी ब्याज के पैसे उधार भी देने लगा था।
अब गांव के सब लोग अपने पैसे चुकाकर सेठ से अपनी जमीन लेने लगे। अब कुछ ही महीनों के अंदर सेठ से सब गांव वालों ने अपनी जमीन ले ली। जब से किशोर गांव वापस आया है, तब से गांव वालों को उस झूठे और मक्कार राम प्रकाश से आजादी मिली है। बिल्कुल सही कहा, किशोर भाई तो बिना किसी ब्याज के पैसे देते हैं, इसलिए तो पूरा गांव अब किशोर भाई को अपना भगवान मानते हैं। इधर सेठ का काम अब बिल्कुल बंद हो गया था और अब गांव वाले उससे बिल्कुल नहीं डरते थे। मजबूरन सेठ को अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़कर जाना पड़ा। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम रीता था। रामलाल करेले की फसल उगाया करता था और उसे बाजार में मुनासिब दाम पर बेचा करता था। ए जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात? ये बात कि गांव के बाकी किसान भी तो अच्छी कमाई कर लेते हैं, उनके घर भी अच्छे हैं और रहन सहन भी, तो फिर हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हम लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बल्कि फसल तो आपकी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बेईमानी करते हैं। वो सब के सब सेठ रमाकांत के हाथ की कठपुतली है। सेठ रमाकांत क्या करता है? वो ही तो उन लोगों की सारी सब्जियां बिकवाता है, पर मैं अपनी सब्जी खुद बेचता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेठ कितना बड़ा बेईमान आदमी है। पर इस ईमानदारी से हमें गरीबी के अलावा क्या मिल रहा है? मुझे माफ कर दो रीता, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध हो। ये कहकर रामलाल अपने खेत में चला जाता है। जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तो वहाँ सेठ रमाकांत आता है और कहता है, रामलाल, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तू ये सब्जियां इतनी सस्ती बेचता है, इसलिए बाकी ग्राहक भी लोगों पर आवाज उठा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तू ये कर कि गांव के बाकी किसानों की तरह तू भी मेरे साथ हाथ मिला ले। तुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और मेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप तो बेईमानी करते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ से आप चले जाइए। तू पछताएगा रामलाल। सेठ ये बोलकर उस समय तो चला जाता है, पर रात में अपने आदमियों को भेजकर उसके खेत में आग लगवा देता है। रामलाल को जब ये खबर मिलती है तो वो भागता हुआ अपने खेतों पर पहुंचता है और अपनी फसल जलती देखकर बहुत रोता है। उस समय भी सेठ उसके पास आता है और कहता है, अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला ले, मैं तेरा खेत सही करवा दूंगा। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब तूने ठान लिया है कि तुझे बर्बाद होना है। बर्बाद तो बर्बाद ही सही, पर मैं शिव जी का भक्त हूँ और उनके भक्ति के बाद भी मैं लोगों को धोखा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर अपनी बर्बादी की तैयारी कर ले। ये बोलकर सेठ वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो रामलाल से कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, पर फिर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। पर मैं अब क्या करूँगा? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। तुम आराम से जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें सब कुछ ठीक मिलेगा। रामलाल रोता हुआ अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसको सांत्वना देती है। फिर अगली सुबह जब वो खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा खेत एकदम सही है और चारों तरफ करेले लगे हुए हैं और उन्हीं में एक सोने का भी करेला लगा हुआ है। अरे, ये कैसे हो गया? पूरा खेत वापस से सही हो गया और इसमें तो सोने का करेला भी लगा हुआ है।
वो सोने के करेले को लेकर भागता हुआ वापस अपने घर जाता है और रीता को पूरी बात बताता है। आप सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, और क्या। ये आपकी ईमानदारी का ही असर है जी। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा खेत सही हो गया। काश इस खुशी को मनाने के लिए हमारे पास कुछ मिठाई होती। रीता के ये कहते ही उस सोने के करेले में से मिठाई निकल पड़ती है। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये सोने का करेला तो जादुई मालूम पड़ता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जादुई सोने का करेला है। इसका मतलब हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। पर हमें इससे कुछ भी गलत नहीं मांगना चाहिए। लालच बुरी बला है। अरे भाग्यवान, मैं लालची नहीं हो रही हूँ। मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि हम इससे अपनी झोपड़ी को अच्छे घर में बदल सकते हैं। रीता के ये कहने भर की देर थी कि उनकी झोपड़ी अचानक से एक आलीशान घर बन जाती है। रामलाल और रीता ये देखकर नतमस्तक हो जाते हैं और जादुई सोने के करेले का धन्यवाद करते हैं। अब मैं जाता हूँ और करेले की फसल बेचकर आता हूँ, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और फिर हम इस जादुई सोने के करेले का प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रामलाल अपनी फसल की कटाई करता है तो वहाँ दूसरी फसल फौरन उग जाती है। रामलाल हैरान था, पर फिर वो अपनी पहली फसल बेचने के लिए शहर चला जाता है। इधर सेठ रमाकांत को उसके खेत के बारे में पता चल जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सरकार। अगर ये सच है तो जाओ, फिर से जाकर उसमें आग लगा दो। सेठ के आदमी जाते हैं और रामलाल के खेत में फिर से आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं आता। बहुत कोशिशों के बाद भी खेत में आग नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सेठ को बताते हैं। वो लोग ये बात जाकर सेठ को बताते हैं तो सेठ बहुत गुस्सा होता है और उनके साथ खेत तक आता है। पर तब तक वहाँ रामलाल भी आ चुका था। पकड़ लो इस रामलाल को और इसके खेत में आग लगा दो। रुक जाओ सेठ, और कितना गिरोगे तुम? आज तू देख लेगा कि मैं कितना गिर सकता हूँ। सेठ के आदमी जैसे ही रामलाल को मारना शुरू करते हैं, तभी रामलाल के हाथ से जादुई सोने का करेला छूटता है और वो अनगिनत करेलों में बदलकर सबको मारने लगता है। वो लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अरे अरे, ये तो सच में जादुई करेले हैं। ये हमें मार डालेंगे, भागो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे लेकर तो जाओ। सेठ के सारे आदमी तो भाग जाते हैं, पर सेठ नहीं भाग पाता। जादुई सोने के करेले उसको पकड़ लेते हैं। वो करेले उसको हवा में ले जाते हैं और घुमाने लगते हैं। अरे अरे, मुझे बचा लो रामलाल। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मेरा वादा है तुमसे, मुझे बचा लो। जादुई सोने के करेले सेठ को माफ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामलाल के ये कहते ही जादुई सोने का करेला वापस एक बन जाता है और सेठ रमाकांत को जमीन में पटक देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल। अब आज के बाद फिर से तो ये काम नहीं करोगे ना? अरे, मैं भला फिर से ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ये जादुई सोने का करेला है। अगर मैं फिर से कोई गलत काम करूँगा तो तुम मेरा यही हाल करोगे, या शायद इससे भी बुरा। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है सेठ रमाकांत। मैं तुम्हारे साथ काम भी कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि ईमानदारी से काम करना होगा। मैं ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से रामलाल सेठ के साथ ही काम करता है और सेठ अब कभी भी महंगी सब्जी नहीं बेचता है। रामलाल और उसकी पत्नी रीता का जीवन अब सुधर चुका था
वो लोग जादुई सोने के करेले से गांव के सभी लोगों की मदद करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।